बंगाल में जब जब भी चक्रवाती तूफान आता है, यानी बंगाल का मौसम जब जब भी बदलता है, उसकी आहट झारखंड में सुनाई पड़ती। मौसम सुहाना होता नजर आता है, लेकिन इस बार सुबह झारखंड का जो मौसम है वो, या उसका जो सुबह झारखंड का जो आसमान है, वो थोड़ा भगवा होता नजर आ रहा है। भगवा कितना होगा और इसके पीछे कितनी सच्चाई है, यह बाद में समझेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है बंगाल चुनाव के बाद, उसके मायने क्या है, और जिस तरीके से वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर अपने ही पार्टी संगठन को निशाने पर ले रहे हैं, चिट्ठी दर चिट्ठी लिख रहे हैं, यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यह जो 324 का जंबो साइज विमान लाया गया है, इससे झारखंड कांग्रेस की सेहत में क्या बदलाव होगा। ये तमाम सवाल हैं, और इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव दैनिक नाम का चैनल चलाते रहे झारखंड का वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद जी। तो मनीष जी से ही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कांग्रेस में कोहराम है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। राधा कृष्ण किशोर कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार खत लिख रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि दो तरफ निशाना साध रहे हैं। राधा कृष्ण किशोर उन्होंने जो मंगलवार को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने आखिर में लिखा कि एक को साधिए सब साथ जाएंगे। एक साधो सब साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह तो रहे हैं कि एक तरफ, लेकिन दो तरफ साध रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अंदर साध रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो किसी से छुपी नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। झारखंड में दोनों पार्टी में गुटबाजी है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जो स्वयंभू पार्टी है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएलकेएम हो, उसमें कोई गुटबाजी नहीं, क्योंकि एक आदमी है। लेकिन जहां अलग अलग है तो गुटबाजी है। तो यहाँ पर भी गुटबाजी का ही नतीजा है कि केशव कमलेश दूसरे गुट से आए हैं, ये दूसरे गुट के हैं। तो ये पार्टी के अंदर है ही। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सिर्फ पार्टी के अंदर के सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, वो ऐसे सवाल भी खड़े कर रहे हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं असहज हो। जैसे कि उन्होंने जो मगही और भोजपुरी का मुद्दा उठाया, ये फैसला कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट के मुखिया हेमंत सोरेन है। तो आप अगर उसके फैसले पर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो आप सीधे वहां सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप हजारीबाग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप पुलिस कौन है? आप तो सरकार में नंबर 2 है। जो नंबर 1 है वो सरकार का मुखिया, आप नंबर 2 है। आप कांग्रेस पार्टी में नंबर 1 है, क्योंकि आपको कांग्रेस कोटे की तरफ से आपको सबसे ऊपर रखा गया मंत्री में। तो आप ऐसे में सरकार को भी असहज कर रहे हैं और पार्टी को भी असहज कर रहे हैं। आप दोनों तरफ साधने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बातें जो आप देखेंगे कि जो हमें समझ में आता है कि एक के बाद एक जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनको आपने इतने दिन में देखा है कि कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी विधायक या मंत्री को लेकर कोई विवाद कभी नहीं आया। जब कभी आया तो कांग्रेस के कोटे के विधायक या मंत्री को लेकर आया। प्रदीप यादव विधानसभा में घेरते हैं तो वो कांग्रेस के घेरते हैं। जब रामेश्वर उरांव जब पेशा को लेकर बात करते हैं तो वो कांग्रेस के करते हैं, जेएमएम की तरफ से नहीं आता। अभी आप यहाँ देखिए कि राधा कृष्ण किशोर के बेटे का एक डिग्री का मामला आया कि कैसे डिग्री को लेकर जो है कानून को तोड़ा गया। दूसरे उसके बाद सवाल राधा कृष्ण किशोर के मतलब के बाद इरफान अंसारी का मामला है, जो लगातार विवादों में है। तीसरा मामला आप देखेंगे कि 2 दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने जो है वो दीपिका पांडे सिंह के विभाग को लेकर मुख्यमंत्री को जो एक चिट्ठी लिखी। तो आप 4 में से 3 मंत्रियों को आप देख रहे हैं कि एक एक करके साधा जा रहा है। तो ये इसके पीछे क्या है? अगर कोई खबरें आ रही हैं या मीडिया में आ रही हैं तो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, सिर्फ कांग्रेस के ही नेताओं और विधायकों को लेकर नकारात्मक हम कह सकते हैं कि खबरें आ रही है। जेएमएम के नेताओं के लिए उस तरीके की खबरें नहीं आ रही है। तो इसके पीछे की कहानी भी समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्यों है। एक जो बातें होती है कि कई बार आपने देखा कि बंगाल रिजल्ट के बाद बीजेपी के भी कई नेता कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस, मुझे नहीं लगता है कोई ऑपरेशन लोटस वोटस होने वाला है।
जब उस समय नहीं हुआ, जब हेमंत सोरेन थोड़ा कमजोर थे पिछले कार्यकाल में, इस बार तो हेमंत सोरेन ज्यादा मजबूत है, तो कोई ऑपरेशन लोटस नहीं होगा, लेकिन एक और जो चीजें चल रही है क्या उसके तरफ जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जो एक मीडिया में भी एक हम कह सकते हैं गॉसिप की तरह भी है, गॉसिप भी है, उसमें क्या सच्चाई है कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। एक वो गॉसिप का भी हिस्सा, और एक हो सकता है कि कुछ और भी चल रहा हो राजनीति में, तो संभावनाओं असम कोई किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता है। और जिस तरीके से हम असम को देखते हैं कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन यहाँ से अलग हटके, कांग्रेस से अलग हटके असम में चुनाव लड़े, तो ये भी एक संकेत दे रहा है कि हेमंत सोरेन अगर वहां चुनाव लड़े तो उससे नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, उससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। तो ये सब चीजें बता रही है कि कहीं ना कुछ चल रहा है। अब वो कैसे चल रहा है, क्या राधाकिशोर किशोर, क्योंकि राधाकिशोर किशोर तो अचानक बोलने लगे, अब उनको योगेंद्र साव की याद आई, योगेंद्र साव के साथ गलत हुआ उनको, तो 1.5 महीने बाद उनको याद आई कि योगेंद्र साव के साथ गलत हुआ, उस समय याद आना चाहिए था। हजारीबाग में विष्णुगढ़ का मामला उठा रहे तो उस समय उठाना चाहिए था, अभी उठा रहे। अब विष्णुगढ़ तो शायद वे गए भी थे, हाँ वो विष्णुगढ़ गए भी थे, वहां का एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था, उसमें भी आप देखेंगे तो उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी ही गिरते नजर आई, उसमें ये कांग्रेस पार्टी को करे। तो अगर आप वहां गए या इरफान अंसारी हजारीबाग गए, तो आप गए तो आप सरकार के हिस्सा बन के भी गए और पार्टी का हिस्सा भी बन के गए, तो फिर आप किसको सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं गया। अब जैसे बीजेपी विष्णुगढ़ वाले में बीजेपी के सारे नेता आदित्य साहू से लेकर तमाम नेता वहां चले गए, कांग्रेस के नहीं गए, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए था, ये बातें पार्टी के मंच पर होनी चाहिए थी। और अगले महीने जो है वो पार्टी के जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी भी बैठक होने वाली है। अब देखिए कि वो कांग्रेस के अंदर क्या करे। जो 6 मई को आज की तारीख में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसको वो कैंसिल हो गया, तो आप कहीं ना कहीं जो पार्टी के गतिविधियों को भी कर रहे हैं। और जो मुझे एक और चीज जो समझ में आती है कि जो केशव महतो कमलेश हैं वो एक अलग गुट के हैं, वो धीरज साहू के नजदीकी हैं। अच्छा, ठीक है, और उनका प्लेसमेंट भी धीरज साहू के हिसाब से हुआ, और ये किसी और गुट के नहीं। और मेरे पास एक जानकारी यह है कि एक राधाकिशोर किशोर के साथ साथ एक और सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी केशव महतो कमलेश को लेकर आने वाले समय में 1-2 दिन में कुछ मोर्चा खोलने वाले हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसका हम ये परिणाम देखते हैं, जिसका असर सरकार पर भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके भी बादल दिख रहे हैं। ऑपरेशन लोटस का कहीं कोई मुझे सीन नहीं नजर नहीं आता, कुछ और हो सकता है। अब क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। नहीं, एक चीज और भी है मनीष भाई कि आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की ओर से अब तक दोनों ही सीट अपने ही पास रखने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के राजू कहते रहे हैं कि एक सीट कम से कम कांग्रेस के खाते आनी चाहिए। तो जिस तरह कांग्रेस के अंदर ही गुत्थम गुत्थी है, उस हालत में इस बात की संभावना है कि कांग्रेस के सारे विधायक कांग्रेस के साथ रहेंगे या इनके अंदर किसी तरह का जो हर बार हाउस ट्रेडिंग होता है उस हाउस ट्रेडिंग का शिकार भी हो जाएंगे, क्योंकि कई राज्यों में देखा गया है। अब देखिए बीजेपी वहां उम्मीदवार देती है कि नहीं देती है, जब राज्यसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको देती है या नहीं देती है सीट, इस पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे से एक अगर दे देती है तो कहीं कुछ नहीं होगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दोनों सीटें अपने लिए रख लेती है, बीजेपी अपना कैंडिडेट दे देती है, उसके बाद तब होगा। और जहां तक के राजू और इसकी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि के राजू के बारे में कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए अपनी फील्डिंग यहाँ से चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाए। और ये जो के राजू के खिलाफ भी मोर्चेबंदी हो रही है वो भी एक चीज है, ये जो लगातार हम सुन रहे हैं। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर चल रही है, क्योंकि कई चीजें कांग्रेस के अंदर है। एक अगर आप देखिए कि अगर धीरज साहू राज्यसभा जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि धीरज साहू को अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी तो बहुत ज्यादा खेल होने की गुंजाइश मतलब अभी लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि उनके हेमंत सोरेन से भी अच्छे संबंध है, तो वहां एक चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर धीरज साहू के अलावा कांग्रेस में के राजू या कोई और कांग्रेस की तरफ से जाने वाला है तो एक संभावनाएं हैं, और बीजेपी वहां अगर अपना कैंडिडेट खड़ा कर दी तो संभावनाएं हैं कि हो सकता है। और झारखंड इसके लिए बदनाम रहा है, झारखंड इसके लिए हमेशा बदनाम रहा है कि जब भी राज्यसभा चुनाव हुआ है तो कुछ ना कुछ हुआ है। आशिता सोरेन जो
बीजेपी के पाले में गई हैं, तो वो भी उसी के छत्र छाया का ही कोई परिणाम है। तो ये चीज हो सकती है। तो अगला राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत कुछ झारखंड की राजनीति को बदलने वाला, हाँ, बदल सकता है, उससे बदलाव हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के जैसे बंगाल के चुनाव के बाद हम लोग कह रहे थे, पहले हुआ कि बिहार चुनाव के बाद बदल सकता है, फिर बंगाल चुनाव के बाद, फिर अब एक चीजें हो रही है कि जो है वो राज्यसभा चुनाव के बाद बदल सकता है। चीजें थोड़ी थोड़ी तो जरूर बदली हैं, लेकिन बिल्कुल बदलेगा और कोई भगवा खनन होगा ऐसा कुछ है नहीं, ना ऑपरेशन लोटस कुछ। हेमंत सोरेन के बारे में कहा जाता है बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। कांग्रेस के अंदर जो कोहराम की स्थिति है, एक सीएम के रूप में और एक पार्टनर के रूप में उनकी निगाहें तो इस पर बनी हुई होगी। निश्चित तौर पे आप देखिए कि मुझे लगता है कि आज के समय में हेमंत सोरेन सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन अभी नजर आते हैं। मैच्योर हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आप देखिए कि अब पूरा का पूरा इलाका, अगर आप जम्मू कश्मीर को छोड़ दे, वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब हेमंत सोरेन इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हैं। अब मान के चलिए तमिलनाडु में होंगे विजय, तो वो अलग, हाँ, वो एक अलग विषय है। लेकिन हेमंत सोरेन एक अलग है, और वो एक क्षेत्रीय छत्रप के रूप में जो दिख रहा है वो हेमंत सोरेन ही आज की तारीख में दिख रहे हैं। और उनके अगल बगल जो राज्य है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। ममता बनर्जी बदल गए, नवीन पटनायक बदल गए, बिहार बदल गए, नीतीश कुमार बदल गए, ये एकमात्र टिके हुए। और नीतीश कुमार, मुझे ऐसा लगता है कई बार हेमंत सोरेन के राजनीति को देखकर कि हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीति को वहां खड़ा कर दिया है जहां कभी उड़ीसा में नवीन पटनायक की राजनीति थी और जहां कभी बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति थी, कि उनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। उनको बीजेपी को हटाने में भी, नीतीश कुमार को भी हटाने में या नवीन पटनायक को हटाने में सालों लगे। वो तब लगे जब दोनों के सामने एक उम्र का एक जनरेशन गैप, हाँ, एक उम्र का एक आ गया, एक उम्र दोनों की हो गई। लेकिन हेमंत सोरेन आज की तारीख में वो बहुत सधे हुए पॉलिटिशियन, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन। आप सोचिए कि वो असम जाके वो जो वोट लेके आए हैं, ये आसान नहीं होता है। आप हम देखते हैं कि एनसीपी भी झारखंड में आके चुनाव लड़ती है या टीएमसी भी झारखंड में आके चुनाव लड़ती है, तो क्या कर लेती है? 1000-2000 वोट, हाँ, वो ले आती है। लेकिन वो नहीं लाए हैं। उनके 5 कैंडिडेट जो है वो 20,000 प्लस वोट लेके आए हैं। 2 कैंडिडेट सेकंड नंबर पर है। तो आप समझिए, और जिसमें मेहनत कुछ भी नहीं किया है। हाँ, एक हफ्ते का मेहनत है, एक हफ्ते के मेहनत में वो इतना अर्जित करके ला सकते हैं। तो वहां एक उनको पोटेंशियल दिख रहा है कि वहां अपने चीजों को बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में अगर आप इनसे ओवैसी की तुलना करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे तो ओवैसी वहां से बाहर आके भी उन्होंने बिहार में अपने पैर जमाए। पिछली 2 बार से 5-5 विधायक उनके चुन के आ रहे हैं। इस बार हेमंत सोरेन के विधायक भले असम में चुन के नहीं आए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने वहां दिखा दिया कि अगली बार जब चुनाव होगा तो वो एक राजनीतिक विकल्प के रूप में असम में हो सकते हैं, अगर आने वाले 5 साल में अगर असम में वो मेहनत करें। आपका इंडिकेशन हम समझें तो इसका मतलब है कि हेमंत सोरेन का जो चेहरा है कम से कम ट्राइबल पॉलिटिक्स में पैन इंडिया बन चुका है। हाँ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज की तारीख पे हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हो चुके हैं देश में। आप सोचिए ना, कोई आपको दिखेगा भी नहीं कि कोई आदिवासी में कोई नेता, कोई एक विधायक हो सकता है। जैसे पैन इंडिया, जैसे हम मान के चले कि जैसे अंबेडकर को दलित का चेहरा, कल्याण, उनके बाद कल्याण सिंह या मायावती को एक दलित का बड़ा चेहरा माना गया, तो वैसे ही आज की तारीख में आदिवासी का तो सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन है। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। आप गुजरात में भी अच्छी खासी आदिवासी आबादी है, महाराष्ट्र में भी आदिवासी आबादी। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव होगा, तो वहां पर भी तो वो प्रभाव डाल सकते हैं। आपने याद दिलाया कि गुजरात में भी चुनाव होगा। आपको याद होगा पिछला बार जो जेएमएम का कॉन्फ्रेंस हो रहा था, महाधिवेशन हो रहा था, उसमें गुजरात के प्रतिनिधि आए थे। तो गुजरात के प्रतिनिधि आए थे, उनसे हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद एक चीज और ध्यान देने की बात है कि पूरे देश से ट्राइबल एक्टिविस्ट आए थे, सीएम हेमंत से मिले थे, उनसे आग्रह किए थे कि आपको पूरे देश में ट्राइबल पॉलिटिक्स करनी है, आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करना है। तो आसाम के बाद क्या हेमंत सोरेन का अगला कदम अब गुजरात होने वाला है? हो सकता है कि गुजरात हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। आप देखिए ना, दोनों ही राज्यों में, चाहे उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, ठीक है, वहां पर
हम उड़ीसा में कह सकते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन वो चेहरा नहीं आदिवासी समाज का उसको प्रतीक नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वो भी ट्राइबल स्टेट है, उसी के नाम पर अलग हुआ, लेकिन वहाँ कोई चेहरा नहीं है। तो वहाँ हेमंत सोरेन कर सकते हैं। और ये असम, अब हमें लगता है कि एक उन्होंने ट्रायल लिया, एक लिटमस टेस्ट की तरह वो था, उसमें वो पास हुए हैं और आने वाले समय में वही होगा। और झारखंड की राजनीति में भी हेमंत सोरेन, तो हमने कहा ना कि जो लगता है कि अब हेमंत सोरेन के अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं, अगला कम से कम 15 बरस या 20 बरस ये झारखंड हेमंत के ही नाम रहेगा, उसके उनके आसपास ही राजनीति चलेगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार के आसपास राजनीति चली ना, उड़ीसा में नवीन पटनायक के आसपास चली। अब आज की तारीख में हेमंत सोरेन उस जगह अपने आप को, विपक्ष चेंज हो सकता है, कहा कि हाँ, बिहार में भी विपक्ष चेंज हो सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है नीतीश कुमार के, माफ करिएगा, हेमंत सोरेन के उलट कोई बीजेपी की तरफ से ना कोई चेहरा है, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उस तरीके का मजबूत चेहरा दिख रहा है कि आप ट्राइबल फेस हो। कोई ऐसा कहाँ कोई बहुत आसान्वित है। एक चीज देखिए कि बिहार भगवा हो गया, उड़ीसा भगवा हो गया, छत्तीसगढ़ भगवा हो गया, बंगाल भगवा हो गया, यानी चारों तरफ ये जो है भगवा है और बीच में एक हरा टापू है। ये टापू, अब जो भाजपा की पूरी ताकत होगी चारों तरफ से इस टापू को ध्वस्त करने की होगी। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन पर हमले तेज होंगे? राजनीतिक हमले तेज हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई हेमंत सोरेन को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब संख्या बल के हिसाब से देख ले। अब एक प्रयोग तो आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेज के क्या प्रयोग हुआ, उसका क्या रिजल्ट निकला। अब जब आप उसके बाद देखिए ना कि वो मामला कहाँ है, केस कहाँ है, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो वो दाव बीजेपी को महंगा पड़ गया। वहाँ जहाँ बीजेपी नहीं चाहेगी कि यहाँ आदिवासी सेंटिमेंट को जरा डिस्टर्ब किया जाए, हाँ, तो वो समझ गए कि यहाँ से आदिवासी सेंटिमेंट होता। अब हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करके बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, सहयोग कर सकती, उनको सहयोग करके कर सकती है। और ये भी सहयोग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस हो और जैसा कुछ होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ये जानते हैं कि बीजेपी के नजदीक जो गल गया। अब जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य ने उस दिन कहा ना कि हम कीवी हैं और हमारे साथ जो रहता है उसका खून बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में रहता है तो कांग्रेस कमजोर होते जाती है, गठबंधन मजबूत होते जाता है। बीजेपी के साथ उलट है, बीजेपी के साथ जो गठबंधन में रहता है बीजेपी मजबूत हो जाती है, गठबंधन कमजोर होता है। आज बंगाल में देखिए, कभी उसी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन था बीजेपी का। बंगाल भाजपा को ले जाने वाली ममता बनर्जी है। ऑर्गेनाइजर के साथ अपनी बातचीत में वो कहती हैं, ऑर्गेनाइजर में छपता है कि बंगाल क्या दुर्गा है, कोई भाजपा के लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कहते हैं, शेषाद्री कहते हैं कि ये तो दुर्गा है, दुर्गा का अवतार है। आवाज वो दुर्गा के अवतार को भाजपा नहीं। हाँ, तो ये हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के नजदीक जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो चीज तो झारखंड में नहीं होने वाला। पर एक चीज देखिए कि जिस तरह से बंगाल भाजपा एक नैरेटिव सेट करती है, सबसे पहला नैरेटिव होता है किसी चेहरे को बताना कि यह मुसलमान है। ममता के बारे में भी यही किया गया, अपने मुस्लिम प्रस्त चेहरा है। दूसरा होता है इधर के दिनों में देखें तो घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया। और तीसरा है जो उनका विपक्ष का आरोप है कि वो ब्रह्मास्त्र है उनके पास, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग। तो क्या नहीं लगता कि इन तीनों ही अस्त्रों का इस्तेमाल हेमंत सोरेन पर होगा? और हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को पहले भी हाल के दिनों में देखिए तो मुस्लिम मुक्ति मोर्चा कहा जाने लगा है। तो क्या भाजपा अपनी ओर से तैयारी नहीं कर रही है कि हेमंत सोरेन के चेहरे को भी एक मुस्लिम प्रस्त चेहरा बता दिया जाए? आप देखिए, ये प्रयोग तो पिछले चुनाव में फेल हो गया, ईडीसीबीआई वाला। हाँ, ईडीसीबीआई वाला घुसपैठिया वाला भी मुद्दा फेल हो गया। ठीक है, बीजेपी को कोई और, मुझे लगता है कि कुछ और तलाशना होगा जिसपे वो घेराबंदी कर सकते हैं। इन मुद्दों पर मुझे नहीं लगता कि अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन ने अपनी छवि ऐसी बना के रखी है कि वो कोई त्योहार होता है, आदिवासी त्योहार होता है, उसमें भी शरीक होते हैं, रामनवमी, दुर्गा पूजा में भी शरीक होते हैं, मुस्लिम त्योहार में भी शरीक होते हैं, मुस्लिम त्योहार में भी शरीक होते हैं,
जब क्रिसमस होता है उसमें भी शरीक होते, तो वो उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना के नहीं, भाजपा के जितने तमाम नेता हैं, बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपाई सोरेन, जितने मंदिर का दर्शन ये लोग नहीं करते होंगे, साल भर में हेमंत हाँ। सोरेन उससे दुगना दर्शन कर करते लेते हैं, तो वो हमें नहीं लगता है कि उसमें ये घेर सकते हैं कहाँ पे, तो ये घेर सकते हैं रोजगार के नाम पर, हाँ। भ्रष्टाचार के नाम पर घेर सकते हैं हाँ, इनको। हाँ। लेकिन आप देखिएगा कि रोजगार में भी धीरे धीरे चीजें जो है बदल रही है। चीजें बदल रही है, अचानक तो नहीं बदली है, और ये भी नहीं कह सकते कि जो बहुत तेजी से बदल गई, लेकिन चीजें बदल रही है। तो आने वाले 5 साल में भी जो बचा हुआ 3 साढ़े 3 साल है उसमें भी बहुत कुछ बदलेगा। तो वो वहां मुझे लगता है कि जो कमियां हैं उसको भी हेमंत सोरेन धीरे धीरे जो है वो दुरुस्त कर लेंगे। इसलिए, और पहले आप देखिए कि पहले जैसे रामनवमी या मुहर्रम या इस तरह का त्योहार होता है तो किस तरह का टेंस माहौल था। अब धीरे धीरे उन चीजों में कमियां इस बार तो अनोखा हो गया ना, भाजपा डीजे पॉलिटिक्स करती नहीं जा रही, सारी चीजें उसके फेल हो गए, तो डीजे पॉलिटिक्स उसके हाथ लगा, डीजे बजेगा, जोर से बजेगा, और जब डीजे हजारीबाग में बजा तो 2 या 3 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद भाजपा के नेताओं से जब सवाल किया गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, आने वो डीजे पॉलिटिक्स भी उनके हाथ से गई। हाँ, तो वो इसी तरीके से हम कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन धीरे धीरे उन सब चीजों को भी टैकल कर रहे हैं कि कहाँ किस किस मोर्चे पर बीजेपी उनको घेर सकती है, तो धीरे धीरे उन सब मुद्दों को सुलझा रहे हैं। और हमें लगता है कि वो उन सब चीजों को, खासतौर पे जो रोजगार का मुद्दा है उसको बहुत गंभीरता से वो देख भी रहे हैं और देखना भी चाहिए। और कानून व्यवस्था का, दोनों चीज आपने देखा होगा, कल भी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक की, तो मुझे नहीं लगता है कि अब बीजेपी के पास यहाँ कोई मुद्दा है। हेमंत सोरेन की कमजोर कड़ी क्या है? आप देखें कि जिस तरह इरफान अंसारी लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, विवाद खड़ा करते रहते हैं, क्या इससे गठबंधन की सरकार के सामने मुश्किलें खड़ा नहीं होती है? हाल में ही पत्रकारों के साथ जो सलूक हुआ, हम यही कह रहे हैं ना कि इरफान अंसारी की कई हरकतें जरूर उनको असहज करती हुई, जैसे राधा कृष्ण किशोर की हमने बात की थी असहज करते। आप देखिए कि जिस दिन पत्रकार की हजारीबाग में पिटाई हुई, चतरा वाले विमान हादसे को लेकर सवाल पूछने को लेकर, उसी दिन शाम में हेमंत सोरेन उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं। ये बड़ी बात है। ये अगर मिलते हैं तो ये दिखाता है कि हेमंत सोरेन चीजों को कैसे लेते हैं। जिस सवाल पर इरफान अंसारी के समर्थक पत्रकार की पिटाई कर देते हैं, उसी सवाल को सुलझाने के लिए हेमंत सोरेन बुला लेते हैं। वो मांग कर रहे थे कि अभी तक सहायता नहीं मिली, तो हेमंत सोरेन बुला लिया। तो चीजें कहाँ से हेमंत सोरेन देख रहे हैं, उसको कैसे सुलझा रहे हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। जहां इरफान अंसारी ने गला फंसाया, हेमंत सोरेन ने अपने गले को वहां से निकाल लिया। तो ये इस तरह इरफान अंसारी की हरकतें तो जरूर सबको पता है कि इस तरह से करते हैं, वो बयान भी इस तरीके से देते हैं जो ये थोड़ी सी है, गठबंधन में रहने पर इस तरह की चीजों को झेलना पड़ता है। और यही इसलिए जो कभी कभी बातें होती हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है, तो इन्हीं सब हरकतों की वजह से कई बार लगता है। आपको लगता है कि मंत्रिमंडल के चेहरे में कुछ एक बदलाव हो सके, इसकी संभावना? अब देखिए, हेमंत सोरेन जब चाहेंगे तो करना ही पड़ेगा, गठबंधन में है तो। बीजेपी कांग्रेस उतनी मजबूत यहाँ है नहीं, गठबंधन में रखना जेएमएम की कोई मजबूरी नहीं है। वे है अगर तो एक अच्छे रिलेशन के, आप देखिए ममता बनर्जी हारी तो हेमंत सोरेन से जिन नेताओं से बात हुई उनकी, उसमें से एक हेमंत सोरेन भी थे। तो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वो विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के रूप में रहे और कई चीजों को वो टैकल करे। लेकिन अगर उनको परेशानी होगा, आप देखिए कि जो पिछला बजट सत्र हुआ था उसमें प्रदीप यादव किस तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उसमें चीजों में कमियां आई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीजों में कमियां आएंगे और कोई ऐसी स्थिति हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे जिससे कि सरकार को असहज महसूस हो। लास्ट सवाल होगा, अब जिस तरह से देश की पॉलिटिक्स बदली है, स्टालिन चले गए, ममता बनर्जी चलेंगे, यही ममता बनर्जी थे जो इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेयरमैन बनाने का विरोध कर रही थी, और आज चेयरमैन चले गए हैं भाजपा, जो माने शिल्पकार चले गए हैं भाजपा के साथ, और जो विरोध कर रही थी चेयरपर्सन का, वे शिकस्त खा गई। तो अब जो चेहरा बसता है, आपने ठीक ही कहा कि गैर भाजपा और गैर कांग्रेस शासित राज्यों में एक मजबूत चेहरा अब हेमंत सोरेन बचे हैं। तो क्या लगता है कि आगामी जो इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी, यदि इंडिया गठबंधन बचा हुआ है तो, और यदि इसकी पॉलिटिक्स होगी तो इसका बड़ा चेहरा अब सीएम हेमंत होंगे? देखिए, अभी के तारीख में तो 2 चेहरे मुझे लगते हैं कि जो सबसे मजबूत चेहरे हैं।
बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का वो असर नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा लगता पीछे है चले गए। पीछे चले गए। अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन, ये दोनों बड़े अभी आज की तारीख में जो कांग्रेस के साथ मजबूत चेहरे जुड़े हुए हैं, वो ये दोनों मजबूत चेहरे, और जो बीजेपी की भाषा में ही जवाब देते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी बात, बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देते हैं। तो ये हमें लगता है कि यही खासियत हेमंत सोरेन की। और देखिए कितने सधे तरीके से असम में भी उन्होंने जो प्रचार किया, कोई ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया, कहीं नहीं किया। बहुत सधे हुए तरीके से भाषण दिया, ना कभी किसी व्यक्ति का नाम लिया, ना कभी किसी पार्टी का नाम लिया, ना कभी, बहुत सधे तरीके से। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की तारीख में हेमंत सोरेन बहुत सधे हुए पॉलिटिक्स चल रहे हैं, वो सधे हुए पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही बना रहा तो इंडिया गठबंधन में ही या बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में ये अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। लास्ट होगा ममता बनर्जी का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। क्या ममता बनर्जी अब जमीन की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं, जमीनी सियासत के लिए तैयार कर रही हैं अपने को? देखिए ममता बनर्जी तो लड़ाकू नेत्री है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद इसलिए वो इतने साल मुख्यमंत्री भी रही और पहुंचे भी वहाँ। लेफ्ट का किला उन्होंने, आज भी है। तो आज भी जो भी कुछ है तृणमूल कांग्रेस सब ममता बनर्जी के। उनको तो मतलब अब तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करेंगे, वो एक अलग है, लेकिन एक जो अपनी बातें रखनी होती है वो उन्होंने इस तरीके से बातें रखी, क्योंकि संविधान से ऊपर तो न ममता बनर्जी ने कोई है। अगर चुनाव में जीत हो गई है चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के हिसाब से तो जीत हो गई है, वो होगा। लेकिन एक जो मैसेज देना होता है वो मैसेज अपने तौर वो ममता बनर्जी का ये मैसेज है कि चुनाव भले ही हारी हूं, तेवर भी वही है, वही है। संघ। और जिस तरह से भाजपा चुनाव शिकस्त खाने का, और पिछला बार ही देखिए विधानसभा चुनाव में जब भाजपा को शिकस्त मिलती है उसके तमाम बड़े नेता टीएमसी की ओर जाते हैं। कम से कम ममता बनर्जी कह रही है कि 5 वर्ष भाजपा को हम यहाँ चैन से सोने नहीं देंगे। हाँ, वोट नहीं करने देंगे, पॉलिटिक्स नहीं कर। जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि बीजेपी विपक्ष का सबसे अच्छा चेहरा, भले झारखंड में उतना कारगर नहीं दिख रहा हो विपक्ष के रूप में बीजेपी यहाँ कोई हो, लेकिन बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो ज्यादा मजबूत होती है। तो वहां पर ममता बनर्जी एक मजबूत विपक्ष होंगी, ये तो आप मान के चलिए। वो ऐसी हैं कि वो सड़क पर बैठ जाएंगी उस तरह के, और यही अब सरेंडर नहीं करेंगे। हाँ, सरेंडर करने वाले पॉलिटिशियन वो है नहीं। तो अब हालांकि आप देखते हैं आगे क्या होता है। उनके साथ उम्र भी एक फैक्टर है, उम्र तो अभी है, फिर भी वो फैक्टर आने वाले 5 साल, अब तो 5 साल बाद ही चुनाव होना है ना, अब तो 31 में जाके चुनाव होना है। ये भाजपा, झारखंड भाजपा की आपने चर्चा कर रही थी, इसको कौन सी च्यवनप्राश की जरूरत है? सारे निस्तेज संघर्ष, मतलब ऐसा कोई लड़ाकू चेहरा नहीं है यहाँ। हाँ, नहीं है, बीजेपी के पास वैसे चेहरे नहीं है। जो आप विधानसभा में भी देखिए तो कोई उस तरीके से, जो जैसे पिछले विधानसभा में 2-3 थे दमदार बोलने वाले, इस तरह के इस बार तो कोई भी, भानु प्रताप शाही थे, रणधीर सिंह थे, तो वो सब चुनाव हार चुके हुए, तो ऐसा कोई चेहरा है नहीं। एक अच्छे, हम मान के चलते हैं कि चंपई सोरेन है, लेकिन अभी तक तो, आज तक तो वो विधानसभा में बोलने का मौका उनको मिला नहीं, ना वो बोले। वो बोलेंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ अलग प्रभाव पड़े, जैसे बाबूलाल मरांडी बोलते तो अलग प्रभाव उसका नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मनीष आनंदी। आपने देखा पूरे जो झारखंड की पॉलिटिक्स है इसकी बारीकियों को इन्होंने समझाया, और ये जो आशंका तैर रही है झारखंड के आसमान सियासत में कि झारखंड भी भगवा हो, पूरी तरह इसको खारिज किया है। कहीं दूर से भी झारखंड फिलहाल कम से कम 15 से 20 वर्षों तक कोई भगवा नहीं होने जा रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।